दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव या फिर रूस और यूक्रेन के बीच मचे घमासान पर अटका हुआ है। टीवी पर हर जगह आपको बस यही सब देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, जरा क्या आप जानते हैं कि हमारे ठीक पड़ोस में हमारे अपने दक्षिण एशिया के पूरे नक्शे और यहाँ की पूरी भू राजनीतिक बिसात पर एक ऐसा भयानक भूचाल आ चुका है जो आने वाले कई दशकों के लिए सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको वो लेटेस्ट न्यूज और वो अंदर की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आपको किसी और जगह इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। भारत के पूर्वी राज्यों यानी पश्चिम बंगाल और असम से जो चुनावी नतीजे और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उन पर अगर आप पैनी नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक आम सत्ता का परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह भारत की सीमाओं पर खींची जा रही एक नई बहुत ही मजबूत और अभेद्य लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड छोड़ा तो आप उस बहुत बड़े खेल को समझने से चूक जाएंगे जो इस वक्त भारत के बॉर्डर पर खेला जा रहा है। और हां, अगर आपको अपने देश से प्यार है और आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दमदार खबरें बिना किसी मिलावट के आप तक हमेशा पहुंचती रहें, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में दशकों पुराना टीएमसी का जो एक बहुत बड़ा और मजबूत किला माना जाता था, वो अब पूरी तरह से ढह चुका है। भारतीय जनता पार्टी 200 से भी अधिक सीटों के एक बहुत ही प्रचंड और विशाल बहुमत के साथ सत्ता पर अपना एक ऐसा लौह नियंत्रण स्थापित कर चुकी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम असम की बात करें तो वहां एनडीए 101 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार अपनी शानदार हैट्रिक लगा चुका है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का जो आक्रामक और पक्का राष्ट्रवादी रवैया है, वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक रूप ले चुका है। इन दोनों ही राज्यों में आ रही यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी सुनामी भारत के पूर्वी मोर्चे को एक ऐसे अभेद्य और मजबूत लौह कवच में बदल रही है जिसका सीधा बहुत ही रणनीतिक और खौफनाक असर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर पड़ रहा है। अगस्त 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश के अंदर जो भी भारत विरोधी ताकतें और अस्थिरता पनप रही थीं, उनके लिए बंगाल और असम की जनता का यह नया जनादेश किसी भयानक और डरावने सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। लेकिन सोचिए जरा, क्या आप यह बात जानते हैं कि आपके एक वोट की ताकत से अब पश्चिम बंगाल और असम में सत्ता का यह जो पूरा एकीकरण हुआ है, वह कैसे बांग्लादेश की बर्बादी की एक बिल्कुल नई पटकथा लिख रहा है। कैसे सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वह आज पूरे दक्षिण एशिया का एक नया पावर सेंटर बनकर बांग्लादेश का पूरा गेम ही खत्म कर रहा है। आखिर क्यों नागरिकता कानून और एनआरसी के खौफ से 300% रिवर्स माइग्रेशन का एक ऐसा चौंकाने वाला और अनसुना ट्रेंड शुरू हो गया है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ऊर्जा यानी बिजली और पानी के उस ब्रह्मास्त्र का असली सच क्या है जिसे भारत ने अब पूरी तरह से अपने हाथों में जकड़ लिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने कैसे बांग्लादेश के चारों तरफ एक ऐसा कूटनीतिक ताबीज पहना दिया है जिससे अब उसका बचकर निकलना पूरी तरह से नामुमकिन हो रहा है। ये सब कुछ हम आज विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतना सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, यह उससे कहीं बहुत बड़ी बात है। यह एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत है जो यह बताती है कि अब देश की हवा किस तरफ बह रही है। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की वादियों से लेकर कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों तक अब यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो रही है कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी अब भारत का सबसे बड़ा और शायद इकलौता सबसे जरूरी मुद्दा बन चुका है।
असम में वहां के मुख्यमंत्री की 80,000 वोटों से भी ज्यादा की जो बढ़त है, वो यह साबित कर रही है कि भारत का आम वोटर यानी आपके और हमारे जैसे लोग अब सीमाओं पर जीरो टॉलरेंस वाली सख्त नीतियां ही चाहते हैं। अब वो वक्त चला गया जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच छोटी छोटी बातों पर टकराव होता था। अब सब कुछ खत्म हो रहा है। जब केंद्र और राज्य में एक ही विचारधारा की सरकारें होती हैं, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना काम करने के लिए पूरा फ्री हैंड मिल जाता है। आज सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और राज्य की पुलिस एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सुरक्षा बलों को मिले इस फ्री हैंड से बांग्लादेश के अंदर बैठे उन खतरनाक सिंडिकेट्स और माफियाओं का क्या हाल हो रहा है, जो पिछले कई दशकों से भारत को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। बांग्लादेशी सत्ता प्रतिष्ठान और वहां के भारत विरोधी गुटों में इस वक्त जो भारी हाहाकार और हाय तौबा मच रही है, उसका सीधा कनेक्शन हमारी इसी मजबूत होती सीमा से है। आप खुद सोचिए, पिछले 4 या 5 दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती थी। वहां घुसपैठियों को स्थानीय स्तर पर बहुत ही आसानी से राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा मिल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, अब यह पूरा गेम बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में BSF के 50 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र को लेकर पहले जो तीखी बहस और राजनीति होती थी, वह अब हमेशा के लिए शांत हो रही है। हजारों करोड़ रुपए का गौ तस्करी का वो काला और भूमिगत नेटवर्क जो बांग्लादेश की लेदर और बीफ इंडस्ट्री को कच्चा माल देता था, वो अब पूरी तरह से ठप पड़ रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में जो गाय कुछ हजार रुपयों में आसानी से मिल जाती है, वह बॉर्डर पार करते ही लाखों रुपयों में बिकती थी। इस गैर कानूनी अर्थव्यवस्था के अचानक रुक जाने से बांग्लादेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक ऐसी भयानक आर्थिक चोट पड़ रही है कि वहां के गांवों में त्राहिमाम मच रहा है। पर दोस्तों, यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। असली तबाही और असली खौफ तो नागरिकता कानून के उस डर से आ रहा है, जिसका सच आज भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। आखिर उस खौफ का वो कौन सा सीक्रेट और छुपा हुआ डाटा है जो आज ढाका में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है? बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सीधा सा मतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और भविष्य में आने वाले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के रास्ते का सबसे बड़ा राजनीतिक कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। असम तो पहले से ही घुसपैठियों के प्रति बहुत सख्त और कड़ा रवैया अपना रहा है। अब जब बंगाल भी इस राष्ट्रवादी सोच के साथ जुड़ गया है, तो अवैध प्रवासियों के पास भारत में छुपने के लिए कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बच रहा है। बंगाल में अब फर्जी राशन कार्ड और फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दलालों के उस काले नेटवर्क पर सीधा बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। इससे बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय खतरा मंडरा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग वहां से अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत आए थे, उन्हें अब अपनी जान बचाकर वापस अपने देश भागना पड़ रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स और BSF के एकदम ताजा आंकड़े ये साफ साफ बता रहे हैं कि साल 2025 के मध्य तक बिना सही दस्तावेजों के भारत से वापस बांग्लादेश भागने वालों की संख्या में 300% का एक बहुत ही भारी और अकल्पनीय उछाल आ रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जहां पहले लोग चोरी छिपे भारत में घुसते हुए पकड़े जाते थे, वहीं अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग खुद अपनी मर्जी से बॉर्डर पार करके वापस उल्टे पांव भाग रहे हैं। यह रिवर्स माइग्रेशन बांग्लादेश की पहले से ही खस्ता हाल और कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल असहनीय हो रहा है। उनकी कमर टूट रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ अपनी बॉर्डर सील करके चुपचाप बैठ गया है? जी नहीं। क्या भारत ने जल कूटनीति का कोई ऐसा फंदा तैयार कर लिया है जो बिना एक भी गोली चलाए बांग्लादेश का गला घोंट रहा है? आइए इसे समझते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियां आपस में साझा होती हैं और यही नदियां पूरे दक्षिण एशिया की लाइफलाइन मानी जाती हैं। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का समझौता 1 दशक से भी ज्यादा लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ इसलिए अटका रहता था क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्य सरकार
इसके सख्त खिलाफ खड़ी रहती थी। लेकिन अब जब सत्ता में बदलाव आ चुका है और मोदी सरकार के हाथ में पूरी कमान आ रही है, तो दिल्ली और कोलकाता अब एक ही बात पर सहमत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली जब चाहे तीस्ता के पानी का इस्तेमाल बांग्लादेश पर कड़ा दबाव बनाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के रूप में कर सकती है। इसके अलावा साल 1996 की वो ऐतिहासिक गंगाजल साझाकरण संधि भी दिसंबर 2026 में पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। इसी संधि के तहत फरक्का बैराज से दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा होता है। अब जब नई संधि के लिए टेबल पर बातचीत शुरू हो रही है, तो भारत बहुत ही आक्रामक और एकदम सख्त रुख अपना रहा है। साफ सी बात है, यदि बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां थोड़ी सी भी बढ़ती हैं या वह चालाक चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है, तो भारत अपनी इसी जल राजनीति के जरिए सीधे तौर पर बांग्लादेश की दुखती नब्ज दबा रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ बांग्लादेश अब घुटनों के बल आकर भारत के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो रहा है। पर दोस्तों, जरा ठहरिए, क्या आपको वाकई लगता है कि भारत सिर्फ पानी रोककर अपना यह बड़ा गेम खत्म कर रहा है? नहीं, असली मास्टर स्ट्रोक तो उस ताबीज में छिपा है जो भारत ने सिलीगुड़ी में बांध दिया है। रक्षा और कूटनीति की भाषा में ताबीज का मतलब होता है एक ऐसा मजबूत सुरक्षा तंत्र जो आपके दुश्मन की हर चाल, हर साजिश और हर बुरी नजर को पूरी तरह से फेल कर दे। भारत की नई रणनीति बंगाल और असम को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित हब बना रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वह मुश्किल से सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। यह हमारे देश की वह सबसे संवेदनशील और जरूरी नस है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़कर रखती है। अब इस पूरे इलाके में राज्य सरकार की बिना किसी रुकावट के लॉजिस्टिक बेस, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और शानदार हाईवे का जाल बहुत ही तेज गति से बिछाया जा रहा है। भारत इसे एक बहुत ही हाईटेक रैपिड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में बदल रहा है। इस एक कदम से डोकलाम की तरफ से चीन और नीचे की तरफ से बांग्लादेश, दोनों की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोई भी गुंजाइश अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल रही है। भारत अब अपने प्लान बी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। बांग्लादेश का माता रबाड़ी पोर्ट और उनके वो पारगमन मार्ग जो वो अक्सर भारत को एक बड़े एहसान की तरह जताते हुए देते थे, अब उनकी अहमियत बिल्कुल जीरो हो रही है। भारत खुद अपने ही पूर्वोत्तर राज्यों में हजारों करोड़ रुपयों के रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर गेम के बीच एक ऐसा सेक्टर भी है जहां बांग्लादेश की सांसें सीधे तौर पर भारत के कंट्रोल रूम से जुड़ चुकी हैं, और वो सेक्टर है पावर, यानी बिजली। सोचिए जरा, क्या हो जब कोई दूसरा देश आपके घर की बिजली का स्विच अपने हाथ में रखता हो। बांग्लादेश का अपना प्राकृतिक गैस का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले और खराब स्तर पर पहुंच रहा है। आज की तारीख में बांग्लादेश को अपनी कुल बिजली सप्लाई का लगभग 65% हिस्सा बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। और दोस्तों, ठीक यहीं पर भारत की एनर्जी कूटनीति अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक प्रहार कर रही है। झारखंड के गोड्डा में स्थित अडानी पावर का प्लांट बांग्लादेश की पावर ग्रिड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में रख रहा है। जब बांग्लादेश से समय पर पेमेंट नहीं आ रही है, तो वहां बिजली सप्लाई में 60% की भारी कटौती की जा रही है। इससे बांग्लादेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब पूरी तरह से घने अंधेरे में डूब रहे हैं। भारत सरकार ने अपने नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है कि अब वह बिजली भारत के अंदर ही बेची जा सकती है। इसके अलावा नेपाल से जो बिजली बांग्लादेश जा रही है, वह भी भारत के ही ट्रांसमिशन कॉरिडोर से होकर गुजरती है। ऊर्जा के मामले में बांग्लादेश पूरी तरह से भारत की मजबूत मुट्ठी में कैद हो रहा है। बिजली के इस भयानक संकट के बीच बांग्लादेश की वह इकलौती अर्थव्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ कपड़े बेचने पर टिकी हुई है, वो भी भारत के एक छोटे से इशारे पर कैसे बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर पेट्रापोल और बेनापोल है। यहां से दोनों देशों के बीच 30% से ज्यादा का व्यापार होता है। बांग्लादेश की पूरी कपड़ा इंडस्ट्री
भारतीय कच्चे माल और रसायनों पर ही टिकी हुई है। भारत बांग्लादेश की सीमा अब दुनिया की सबसे सख्त सीमाओं में से एक बन रही है। बंगाल में नई सरकार के आने से बॉर्डर पर चेकिंग इतनी ज्यादा सख्त हो रही है कि ट्रकों की आवाजाही में कई दिनों का लंबा समय लग रहा है। अगर भारत की तरफ से कच्चे माल की सप्लाई में थोड़ी सी भी देरी होती है तो बांग्लादेश की बड़ी फैक्ट्रियां तुरंत बंद होने की कगार पर पहुंच रही हैं। और अगर भारत ने गेहूं और अनाज के निर्यात पर कोई भी रोक लगा दी तो बांग्लादेश के घरेलू बाजारों में महंगाई इस कदर बेकाबू हो रही है कि वहां की जनता दाने दाने को मोहताज होकर सीधे अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। भारत की यह आर्थिक नाकेबंदी इतनी शांत और इतनी अचूक है कि ढाका में बैठे बड़े नीति निर्माताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह इस मौत के फंदे से कैसे बाहर निकलें। पर बड़ा सवाल यह है कि यह सब कुछ अचानक एक ही झटके में क्यों और कैसे मुमकिन हो रहा है। तो दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब अपने बचाव की मुद्रा से पूरी तरह बाहर निकलकर एक बेहद आक्रामक और प्रोएक्टिव अवतार में सामने आ रहा है। असम में पहले ही कट्टरपंथी नेटवर्क्स और अवैध मदरसों पर कड़ी नकेल कसी जा रही है। अब बंगाल में भी बिल्कुल वैसी ही जीरो टॉलरेंस की सख्त नीतियां लागू हो रही हैं। जो भी भारत विरोधी तत्व बंगाल के बॉर्डर इलाकों में छुपकर बैठे हैं, उन्हें चुन चुनकर साफ किया जा रहा है। हवाला के जरिए जो हर साल औसतन 2 से 3 बिलियन डॉलर की काली कमाई भारत से बाहर भेजी जा रही थी, उस पर अब बहुत क्रूर और सीधा प्रहार हो रहा है। जाली नोटों का जो जहर हमारी अर्थव्यवस्था में घोला जाता था, वो सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है। भारत अब पूरी दुनिया को और अपने पड़ोसियों को एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश दे रहा है कि यदि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कोई भी आंच आती है तो भारत की सीमा से सटे उनके व्यापारिक और रणनीतिक हितों को सीधा बहुत बड़ा और भयानक नुकसान पहुंचाया जाएगा। चीन का जो बढ़ता हुआ दखल कभी ढाका के लिए एक सौदेबाजी का बड़ा कार्ड हुआ करता था, अब वह कार्ड पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है। उसकी अब कोई कीमत नहीं बची है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे देश की नीतियां और आपका एक सही फैसला पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह हमारे नए और ताकतवर भारत की गूंज है जो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि भारत का यह आक्रामक रवैया हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हां दोस्तों, एक सच्चा भारतीय होने के नाते इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा देश सीमाओं पर कितना मजबूत हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस सफर का हिस्सा बन जाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।